नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट 100 के तहत कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुल 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, आपका जो 10th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान का जो 12वां अध्याय है, जिसका नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन को लेकर आज हम बात करेंगे। इसका जो अंक बार है 3 है। 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही सरल अध्याय है। यानी इसके अंदर ऐसा कुछ विशेष है नहीं जिसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता हो। सीधे से आंकड़े हैं, सीधी सी परिभाषाएं हैं, इसलिए हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट, यानी लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, उसके अंदर इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। कोई ज्यादा विशेष आपको इसके अंदर दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे से जो मैं आपको बोर्ड पे जो चीजें बताता हूं, जो लिखाता हूं, उसको आप अच्छे से एक बार फ्लो चार्ट के रूप में तैयार कर ले और उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से तरीके। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। मानव संसाधन। देखो, संसाधन किसे कहेंगे? संसाधन की बात करें तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण की अपन बात करें तो पर्यावरण जो शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, यानी परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का मतलब क्या होता है? घेरे हुए। यानी हम चारों ओर से एक आवरण से क्या है? घिरे हुए हैं। या यूं कह, जो पृथ्वी जो है चारों ओर से एक आवरण से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी जो है चारों ओर से एक आवरण से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब देखो, पर्यावरण के अंदर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है, यानी कोई भी वह वस्तु यानी पर्यावरण में पाई जाने वाली कोई भी वह वस्तु जो मानव के लिए क्या हो? उपयोगी हो, और जो मानव के काम को क्या करती हो? आसान करती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसाधन क्या है? तो संसाधन की एक सिंपल परिभाषा, एक सामान्य परिभाषा अपन दे सकते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित कोई भी वह वस्तु, पर्यावरण में उपस्थित कोई भी वह वस्तु जो मानव के लिए क्या हो? आवश्यक हो, या यूं कह सकते हैं जो मानव के कार्य को आसान बनाती हो, मानव के लिए उपयोगी हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है। संसाधन की अगर अपन बात करें, यानी मानव जो है, मानव संसाधन की बात करें, मानव खुद एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। मानव भी किसी और के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। यानी मानव खुद भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। ठीक है। अब मानव संसाधन कब होगा? किसी व्यक्ति का महत्व हमारे लिए कब होगा? जब उसको किसी प्रकार का ज्ञान होगा। मान लो कि मैं ही हूं, मैं भी एक प्रकार का संसाधन हूं, जो मैं आपके लिए क्या कर आ रहा हूं? काम आ रहा हूं, आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा हूं, तो मैं भी एक प्रकार का क्या हो गया? संसाधन। और मैं संसाधन कब बन पाऊंगा? जब मेरे अंदर क्या होगी? कोई ना कोई ऐसी चीज होगी या कोई ऐसी एबिलिटी होगी जो किसी और के अंदर नहीं हो, कोई गुणवत्ता होगी, कोई ज्ञान होगा। और ये ज्ञान कब आता है? जब व्यक्ति क्या होता है? शिक्षित होता है। यानी जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, उसको तकनीकी का ज्ञान होता है, तभी एक प्रकार का क्या होता है? वो मानव जो है एक प्रकार का संसाधन बन पाता है। यानी मानव शिक्षा, कौशल, इन सभी के द्वारा क्या करता है? एक संसाधन बन सकता है। ठीक है। तो संसाधन जो है, मानव भी एक प्रकार का संसाधन, और प्रकृति में अगर संसाधनों की बात करें तो उसका सही तरह से अगर उपयोग कर सकता है तो मानव ही कर सकता है। उसका जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो कोयला जो है, कोयले का तब तक कोई उपयोग नहीं था जब तक मानव ने इसका उपयोग, यानी उसका महत्व नहीं जान लेता। बाकी पहले कोयला खराब था, कोयले का उपयोग करना, यानी कोयले को जलाकर अपन उपयोग कर सकते हैं, कोयले से अपन आग उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जब मानव ने इस कोयले का महत्व समझा, जब इसको उपयोग करने की विधि के बारे में जाना, तब जाके कोयला संसाधन कहलाया। बाकी पहले कोयला संसाधन नहीं था। उसी प्रकार से जल है, जल के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। जल हो गया, वायु हो गया, सभी एक प्रकार के, यानी वायु के अंदर भी संसाधन है, या वायु खुद भी एक प्रकार की क्या है? संसाधन है। वायु के बहुत सारे, जैसे पवन चक्कियां चल रही है, उससे जो यांत्रिक ऊर्जा, पवन चक्कियों को घुमाया जाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से बहुत से तरीके से अपन संसाधन को समझ सकते हैं। आइए अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जनसंख्या के बारे में। जो आपका टॉपिक है किताब के अंदर, जो आपके दे उसी को लेकर मैं चर्चा करूंगा, जनसंख्या। देखो, जनसंख्या किसे कहेंगे? जन यानी व्यक्ति, संख्या का मतलब अपन जानते ही हैं। ठीक है। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है, यानी एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में। ऐसे नहीं कि मान लो कि कोई रामलाल आया 2 दिन रुका चला गया, लादूलाल आया 5 दिन और रुका चला गया, ठीक है, भैरूलाल आया 10 दिन, आया 10 दिन रुका और चला गया। तो इस तरह से उनको अपन काउंट नहीं कर सकते। यानी एक पर्टिकुलर जगह है और उस पर पर्टिकुलर, यानी किसी निश्चित जगह पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, किसी निश्चित जगह पर या निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? अपन जनसंख्या कहते हैं। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या का जो अध्ययन है, हम 3 बिंदु में करते हैं। जनसंख्या का जो अध्ययन है हम 3 बिंदु के अंदर करते हैं। कौन कौन से? एक तो जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व।
जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व, इसके अंदर क्या था? देखो जनसंख्या का जो अध्ययन हम 3 बिंदु में करते हैं, कौन कौन से? जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन, जनसंख्या के गुण व विशेषताएं। तो पहला अपन देखते हैं जनसंख्या का आकार, वितरण व घनत्व, इसके अंदर क्या होता है? जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व के अंदर अपन देखते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र है, उसके अंदर बच्चों यानी छोटे बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, उनका लिंगानुपात कितना है, यानी लिंगानुपात तो विशेषता के अंदर आ जाता है। यानी जनसंख्या का आंकड़ा मतलब वहां पर कुल लोग व्यक्ति कितने हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इन सबको अगर अपन देखते हैं, यानी या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आता है? जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। अगला अपन बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन में अपन देखते हैं कि एक विशेष स्थान को छोड़कर वहां से कितने लोग बाहर गए हैं और उस स्थान पर कितना है। जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं जो अपना जो शहर है आसिंद भिलवाड़ा, ठीक है, आसिंद की अगर अपन बात करें तो आसिंद में कितने लोग जो है बाहर से आए हैं और कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितने लोग आए और कितने लोग गए, तो उसको अपन लेकर बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की। अगला था जनसंख्या के गुण व विशेषताएं। जनसंख्या के गुण यानी वहां पर पर्टिकुलर, जैसे मान लो आसिंद की बात कर लेते हैं अपन कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, आसिंद के अंदर जो लोग रह रहे हैं, इनका साक्षरता स्तर कितना है, यहाँ का लिंगानुपात कैसा है, और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इनका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? जनसंख्या की वृद्धि और विशेषताओं के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से अपन जनसंख्या का जो अध्ययन 3 बिंदु के ऊपर करते हैं। और जनसंख्या का मैं तो अपन यूं समझ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र होता है उसका सामाजिक विकास है या वहां की योजनाएं हैं, ये सब जिस प्रकार की योजनाएं जो लागू की जाती है, नीति आयोग जितनी भी योजनाएं लागू करता है, तो वो पहले क्या देखता है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या को देखता है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है, लोगों का रहन सहन कैसा है, उसको देखकर ही योजनाएं बनाई जाती है। अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या एक प्रकार से योजनाओं का आधार है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भारत की जो जनसंख्या है उसको लेकर अपन बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है भारत की जनसंख्या अपन बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए कि भारत के अंदर प्रतिवर्ष जनगणना जो की जाती है 10 वर्षों में की जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के अंदर जो जनगणना जो होती है, यानी लोगों की जो जनसंख्या, यानी लोगों की जो संख्या को जो काउंट किया जाता है, कितने लोग निवास कर रहे हैं, भारत के अंदर जनगणना जो है प्रति 10 वर्षों में की जाती है। यानी पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उससे पहले की हुई थी 2001 में हुई थी। 2001 2011 अगली जो जनगणना होगी वो कहाँ होगी? 2021 में होगी। यानी अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही अभी ये लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, ये वैसे तो खोल दिया गया है, लेकिन अभी जैसे कोचिंग संस्थान हो गए, कॉलेज हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए, अभी बंद है। जैसे सिनेमा हॉल हो गए, यानी जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है वो क्षेत्र भी बंद है। जब ये पूरी तरह से खुल जाएंगे अगस्त सितंबर के एंड तक, मेरे हिसाब से ये पूरा चलन में आ जाएगा, देश जो है पूरी प्रारंभिक कंडीशन में आ जाएगा, तो उसके बाद ये जनसंख्या का जो है जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा, ठीक है। और 2021 एंड तक या 2022 तक इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि भी 2021 में जो है भारत की जनगणना या जनसंख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जनगणना कितने वर्षों में होती है। भारत के अंदर जो जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष के अंदर, यानी 10 वर्षों में भारत की जनगणना की जाती है। तो बात करते हैं 2011 की, अपन बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है कितनी है? 121 करोड़ है। इसको अगर राउंड फिगर में अपन लिखे तो कितनी है? 121 करोड़, 121 करोड़, ठीक है। अगर इसको अपन पूरा आंकड़ा, वैसे तो ये आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना सा याद रख लीजिएगा 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। या फिर अगर अपन इसको पूरा देखें तो कितना देगा? 1 अरब 21 करोड़, 1,39,422। और ये विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनाता है? ये विश्व की जनसंख्या का भारत जो है कितना प्रतिशत बनाता है? 17.3% बनाता है। भारत के अंदर या यूं कैसे, भारत के अंदर विश्व की जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? 17.3%। और विश्व में भारत का जो स्थान है, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में जो भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर अभी भी चीन ही कायम है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले नंबर पर जाएंगे। और जिस प्रकार से भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है 2045 तक, इसी प्रकार से अगर जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है 2045 तक भारत चीन को पछाड़ देगा और पहले स्थान पर जनसंख्या में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर आ जाएगा, जिस प्रकार से जनसंख्या जो है भारत की बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भारत की जनसंख्या हो गई। अब अपन बात करते हैं भारत के अंदर आ जाते हैं। अपन भारत के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश की है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी? उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 19 करोड़ 95 लाख।
भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करते तो किसकी, उत्तर प्रदेश की है, 19 करोड़ 95 लाख। और ये देश की कुल जनसंख्या का कितना भाग बनाता है, ये देश की कुल जनसंख्या का 16.49 भाग बनाता है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर देश की कुल जनसंख्या का 16.49 भाग क्या करता है, निवास करता है। बात करते हैं अपन राजस्थान की। राजस्थान की अगर अपन बात करें, देखो राजस्थान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पहले स्थान पर आता है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो है राजस्थान कौन से स्थान पर आता है, 8वें स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान जो है 8वें स्थान पर, यानी राजस्थान का जो है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। भारत के अंदर कितने लोग निवास, राजस्थान के अंदर कितने लोग निवास करते हैं, 6 करोड़ 86 लाख। यानी राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है कितनी है, 6 करोड़ 86 लाख है। और ये भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 5.67%, यानी भारत की जितनी भी जो जनसंख्या है उसमें से 5.67% भाग जो है राजस्थान के अंदर निवास करता है। बात करते हैं राजस्थान के अंदर जिलों की, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, जयपुर की है। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या किस जिले की है, जयपुर की है। कितनी है, 66 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, जयपुर की, कितनी, 66 लाख। जबकि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, जैसलमेर की है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, जैसलमेर की है। कितनी, 6 लाख। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, जैसलमेर की है, 6 लाख। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को लेकर। अपन बात करते हैं जनसंख्या जो वृद्धि है ये क्यों होती है या क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि को अपन दो प्रकार से देखते हैं, तो सापेक्ष वृद्धि, एक होती है निरपेक्ष वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि को अपन सीधी भाषा में जनसंख्या वृद्धि को, चाहे जनसंख्या सापेक्ष वृद्धि को, एक ही बात है। जो परिभाषा जनसंख्या वृद्धि की होगी वही किसकी होगी, सापेक्ष वृद्धि की होगी। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कह सकते हैं, देखो ये परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, इंपॉर्टेंट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसे कहते हैं, देखो किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों की वृद्धि, यानी कोई भी एक क्षेत्र विशेष है, प्रति वर्ष वहां पर 100 व्यक्तियों पर कितने लोगों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में, किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों की वृद्धि क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। इसी को अपन सापेक्ष वृद्धि भी कह सकते हैं। अगला आता है निरपेक्ष वृद्धि। किसे कहेंगे, देखो निरपेक्ष वृद्धि में क्या करेंगे कि पहले की जो जनसंख्या है, जैसे मान लो 2001 की जो जनसंख्या है उसमें से 2011 की यानी 2011 की जो जनसंख्या उसमें से क्या करेंगे, 2001 को क्या करेंगे, अपन घटा देंगे। यानी पहले की जनसंख्या से क्या करते हैं, बाद की जनसंख्या को क्या अपन करते थे, घटा देते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे, निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। यानी पहले की जो संख्या है, पहले की जो जनगणना की गई है, मान लो कि 2001 है, 2001 में जो जनगणना की गई, उसके बाद 2011 में जनगणना की गई, तो अपन क्या करेंगे, 2011 में की जो जनगणना है उसमें से क्या करेंगे, 2001 की जनगणना को घटाएंगे, तो अपने को जो मान प्राप्त होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष वृद्धि। यानी अपन कह सकते हैं कि पहले की जनसंख्या जो है, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से क्या कर देते हैं, अपन घटा देते हैं। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से क्या करते हैं, घटाने पर जो मान प्राप्त होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि 2001 की जो जनसंख्या है, ठीक है, इसको अपन किससे घटा देंगे, 2011 की जनसंख्या से अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। 2001 की जनसंख्या को 2011 की जनसंख्या से घटाएंगे, जो मान प्राप्त होगा उसे अपन क्या कहेंगे, निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। यानी पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाने पर जो मान प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि है इसके क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखो सीधी सी भाषा में ध्यान रखिएगा कि ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखिए एक तो क्या है कि मृत्यु दर कम होना, मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो गई है। लेकिन अच्छी बात है, चलो मृत्यु दर कम हुई, अच्छी खबर कह सकते हैं, मृत्यु, चलो लोग मर नहीं रहे, ठीक है, यानी लोग क्या है, स्वस्थ है। मृत्यु दर कम होने, पहले क्या था कि लोग बीमार होते थे, इतनी तकनीक नहीं थी, इतना उपचार नहीं था, जिसकी वजह से बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हो जाते हैं, जैसे पोलियो हो गया या टीबी हो गया, इस प्रकार, या टाइफाइड जो हो गया, इस वजह से इनका कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से मृत्यु दर क्या थी, बहुत ज्यादा थी भारत की, जिसकी वजह से कोई बीमार होता था तो व्यक्ति की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। आजकल हर छोटे कस्बे में, ढाणी में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं, और अधिकांश जो भी प्रसव हो रहे हैं वो कहाँ होते हैं, अस्पतालों के अंदर होते हैं। और अस्पताल में देखो सरकार ने और बहुत सारी योजना भी लागू कर रखी है, अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार क्या करती है, उनको पैसे भी देती है, ठीक है। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनमें क्या हुआ, इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। मृत्यु दर कम होना भी एक जनसंख्या वृद्धि का क्या है, कारण है। दूसरा आता है जन्म दर अधिक होना।
क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो जितने लोग बढ़ेंगे वो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जन्म दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण तो क्या हो गया, मृत्यु दर कम होना। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, जन्म दर अधिक होना। तीसरा आता है अशिक्षा। अशिक्षा में देखो, अशिक्षा का कारण क्या है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ध्यान में नहीं रहता है। जो परिवार नियोजन सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है, परिवार नियोजन, बहुत बार आपने लिखा भी होगा कि पहले था हम दो हमारे दो, अब सरकार ने कौन सा नारा दे दिया, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। इस प्रकार से सरकार ने नारा लगा दिया कि मतलब जो पति पत्नी है बच्चा एक ही पैदा करो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिवार नियोजन है, यानी जो अशिक्षित लोग होते हैं ये परिवार नियोजन को समझ नहीं पाते और कहते हैं ये तो भगवान की देन है। इस प्रकार से क्या होता है, जनसंख्या में क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बहुत सारे आपके जो आपके देखो, इसमें कोई जो आंसर अगर मान लो आ जाए जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो इसमें ये नहीं कि आप बिल्कुल ये मतलब विज्ञान या अपन सब्जेक्ट की भाषा का दिमाग लगा के देखे भाई किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था वो लिखे। आप अपने परिवेश को देख के लिख सकते हो, क्योंकि ये अध्याय ऐसा है कि आप अपने परिवेश को देख के बता सकते हो जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, आसपास में अपने वातावरण को देख सकते हैं। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं अपन जनसंख्या घनत्व। देखो जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। एक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं अपन, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। मान लो कि 1 किलोमीटर की अगर अपन बात करें, जैसे मान लो आसन से प्रतापपुरा चलते हैं, 1 किलोमीटर का एरिया हो गया। इसके अंदर अगर मान लो कि 40 लोग निवास कर रहे हैं या 60 लोग निवास कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, आसन का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। एक तरह से अपन सामान्य भाषा में समझे तो ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति इकाई क्षेत्रफल में यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर में या यूं कह सकते हो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है। 2011 की, यहाँ जितने भी अपन आंकड़ों की बात कर रहे हैं सारे के सारे आंकड़े कब के हैं, 2011 के हैं। सारे आंकड़े कौन से हैं, 2011 के। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। ऐसे कैसे या बना लो ये कंप्लीट, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। किसका है, बिहार का। कितना, 1002। ये बिहार का सर्वाधिक है भैया, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का। सबसे कम किसका है रे, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। कितना, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही रहते, बहुत कम रहते भैया। कितना, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, कितना, 17। बात करते हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 201। और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, 165। तो कितने की वृद्धि हुई, तो ये आप निकाल सकते हो। 201 में से 165 क्या कर देना, बाकी कर देना। ठीक है। तो राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, 201। 2001 में कितना था, 165। कितना था, 165। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, जयपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, जयपुर का। कितना है, 598। 1 वर्ग किलोमीटर में 598 लोग निवास करते हैं। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है जैसलमेर का। कितना, 17। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, जैसलमेर का है। ठीक है। तो विशेष तौर से आपको राजस्थान के संदर्भ में ही ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर का मतलब क्या होगा, साक्षर का मतलब क्या हो सकता है, देखो कि साक्षर किसे कहेंगे, एक 7 वर्ष का कोई बालक है, 7 वर्ष का या 7 से अधिक जिसकी आयु हो चुकी हो, वो या किसी भाषा को पढ़ सकता है, किसी भाषा को लिख सकता है, उसको समझ सकता है, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और साक्षरता दर का मतलब क्या होगा, साक्षरता दर का मतलब क्या होगा कि प्रति 100 व्यक्तियों में ऐसे कितने लोग हैं, प्रति 100 व्यक्ति में ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं साक्षर हैं। ठीक है। साक्षर किसे कहेंगे, साक्षरता को समझने से पहले साक्षर को समझिए। साक्षर किसे कहेंगे कि देखो कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सकता है या लिख सकता है। 7 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, उसको लिख सकता है, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा।
साक्षर का मतलब आ गया। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो प्रति 100 व्यक्तियों में साक्षर व्यक्ति की संख्या क्या कहलाएगी? साक्षरता दर कहलाएगी। यानी 100 व्यक्ति में कितने लोग साक्षर है वो क्या हो जाएगी? साक्षरता दर। अब बात करते हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04। ठीक ठाक, अच्छी नहीं कह सकते, यानी 74.04। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 74.04 है। इसमें पर अगर अपन बात करें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, वो है 82.14। पुरुष की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 82.14 है। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 82.14। और महिला की साक्षरता दर चिंताजनक है, 65.46। बहुत शर्म की बात है कि पुरुष और महिला की साक्षरता दर में बहुत ज्यादा अंतर है। यानी अभी भी हम रूढ़िवादी विचारधारा के साथ जी रहे हैं, महिला की साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है कितनी है? 74.04 है। और उसमें पुरुष की कितनी है? 82.14 है। और महिला की कितनी है? 65.46 है। बात करते हैं भारत के अंदर सबसे कम साक्षरता दर किसकी है और सबसे अधिक किसकी है? तो भारत के अंदर सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किसकी है? बिहार की है। भारत के अंदर सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की है। कितनी है? 63.82 है। भारत के अंदर जो सबसे कम साक्षरता दर है किसकी है? बिहार की है। सबसे कम कितनी है? 63.82%। जबकि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किसकी है? केरल की है। कितनी है? 93.91। सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किसकी है? केरल की है। कितनी? 93.91। अभी आप इसको ऐसा सा याद रखिएगा, अभी देखो हाथी का जो कांड हुआ था, हाथनी को जैसे आपको पता है कि वो बारूद वाला कुछ खिला दिया था, तो उसको आप याद रख सकते हैं कि उस वक्त बहुत चर्चा में आया था कि सबसे शिक्षित राज्य ने इस तरह का काम किया था। ठीक है, तो ये सबसे अधिक साक्षर जो राज्य है कौन सा है? केरल है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 93.91% है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है बिहार में और राजस्थान के अंदर अगर अपन देखें तो। ठीक है, बिहार की 63 है, अपनी 67 है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यानी साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान नीचे दूसरे तीसरे स्थान पर है, ज्यादा कोई अच्छी स्थिति इसकी नहीं कही जा सकती है। ठीक है, तो राजस्थान की याद रखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में विशेष तौर से राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 67.07। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 67.07 है। अब राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? वो है कोटा, साइंस नगरी जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो सर्वाधिक विज्ञान नगरी है कोटा, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? कोटा, शिक्षा नगरी भी कहते हैं। और सबसे कम साक्षर जिला कौन है? जालोर, ग्रेनाइट सिटी जिसे हम कहते हैं। जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 67.07। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? कोटा है। कितना? 67.48। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? जालोर, जिसकी साक्षरता कितनी है? 55.58% है। अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं अपन लिंगानुपात। देखो लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष यानी 1000 जो लोग हैं, 1000 लोगों पर महिलाओं की जो संख्या है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर या प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी हो क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। यानी 1000 पुरुष में से महिलाएं कितनी है? 940 ही है। 1000 पुरुष और महिलाएं कितनी है? 940, यानी 60 कम। महिलाओं की संख्या क्या है? 60 कम है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 940 है। बात करते हैं सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक है केरल का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो लिंगानुपात है केरल का है। कितना? 1084, यानी वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है? अधिक है। और बात करें सबसे कम किसका है? वो है हरियाणा का। कितना है? 877। यानी लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा।
बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का जो लिंगानुपात है कितना है 2011 के अनुसार 926 है। कितना है 926। 2001 में कितना था 921 था। 921 कहा जाता है। 1900 दशक के बाद सबसे अच्छी वृद्धि यही मानी जाती है। बात करते हैं देखो राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लिंगानुपात कितना है 926। 2001 में कितना था 921। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किसका है डूंगरपुर का 990। उसके बाद राजस्थान राजसमंद। और सबसे कम किसका है धौलपुर का है। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है डूंगरपुर का है कितना 990। दूसरे पे आता है राजसमंद और सबसे कम किसका है धौलपुर का है कितना 845। कितना है 845। बात करते हैं अपन जनसंख्या नीति की। जनसंख्या नीति जो है सरकार ने बनाई है, उस जनसंख्या नीति यानी लोगों को समझाने के लिए जो नीति तैयार की गई है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को समझाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए देखो क्या क्या देखो 14 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति यानी आयु के जो लोग हैं या छात्र हैं या बच्चे हैं कह सकते हैं, छात्र हो चाहे छात्रा हो बालक बालिका, 14 वर्ष से कम आयु वाले को निःशुल्क शिक्षा इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है भैया जनसंख्या नीति के बारे में। राजस्थान की जनसंख्या नीति के बारे में 14 वर्ष से कम आयु वाले को निःशुल्क शिक्षा। अगला लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना। परिवार नियोजन कार्यक्रम देखो कब चलाया गया, यह 1952 में चलाया गया। ध्यान रखिएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम इसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या पर नियंत्रण करना। और कब चला गया, यह 1952 में चलाया गया। टीकाकरण वगैरह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। परिवार के संबंध में जो भी बातें होती है परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या नीति में देखो इसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। एक कौन सी योजना देखो मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस। मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस इसके अंतर्गत क्या किया जाता है टीकाकरण किया जाता है। क्या किया जाता है टीकाकरण इस दिन। अगला था मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान इसके दौरान क्या किया जाता है पोषक पदार्थ जो आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनकी सहायता से बच्चों को वितरित किए जाते हैं मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान के दौरान। ठीक है, अगला आता है देखो जन मंगल योजना। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर जो संसाधन का अभाव है उनको संसाधन की आपूर्ति कराई जाती है। लोगों को या गांव को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि एक दूसरे के वो सहायता कर सके, एक दूसरे समझते नहीं, एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग कर सके। थोड़ा अपन साक्षरता के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर देखो साक्षरता अगर बात करें महिलाओं की जो स्थिति बहुत दयनीय है, तो महिला की जो शिक्षा है उसको महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। जैसे मान लो अपन कह सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना, नाम लिख लीजिएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना, देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, इस प्रकार से निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं के द्वारा सरकार क्या कर रही है महिला शिक्षा को क्या कर रही है बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अभी भी गांव में अगर देखा जाए तो देखो जो प्रसव होता है बहुत सारे लोग जो दाई माँ जिसे नान माँ कहते हैं अधिकतर गांव में लोग दाई माँ से ही प्रसव कराना पसंद करते हैं जो कि बहुत ही जोखिम भरा होता है। सरकार देखो मैंने प्रारंभ में बताया था कि अगर अस्पताल के अंदर अगर प्रसव होता है तो सरकार उसके पैसे भी देती है, लाने ले जाने की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है निःशुल्क इस प्रकार से। तो जितने भी सरकार की जो योजनाएं चल रही है सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, स्वयं भी जागरूक हो और अपने आसपास के क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक रहे। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझदार है, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आपके जो क्षेत्र के जो लोग हैं जो रूढ़िवादी विचारधाराओं के जो लोग हैं उनको समझाएं, उनको मुख्य धारा में लाएं ताकि हम एक अच्छे देश का विकास कर सके। इसी के साथ ये जो अध्याय है ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें कोई विशेष नहीं है, ये जो मैंने बताया है आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले क्योंकि आंकड़ों से संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय से पूछा जाएगा। ठीक है, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।